ऑनलाइन वाले बच्चों ऑडियो वीडियो क्लियर हो तो यस करके बता दें। ऑनलाइन वाले बच्चों ऑडियो वीडियो क्लियर हो तो यस करके बताएं। लाइटें बंद हो गई साथ सारी, सारी बंद हो गई, चालू करें इनको। हाँ जी, तो लास्ट टाइम पे अपने सर्कुलर मोशन के बेसिक स्टार्ट हो गए थे इसमें, और इसके अंदर एंगुलर वेलोसिटी का अपना पार्ट चल रहा था। लास्ट में जाते जाते एक बात की थी कि अगर कोई पार्टिकल मोशन में है तो उसके साथ लीनियर वेलोसिटी भी एसोसिएटेड होगी, क्योंकि मोशन की डायरेक्शन तो वेलोसिटी ही दिखाती है, और वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा पाथ के टेंजेंशियल होती है। अब यहां तो पाथ ही सर्कुलर है, सर्कुलर पाथ है, कर्व्ड पाथ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमें वेलोसिटी लेनी है तो पाथ के टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। यानी पार्टिकल भले ही सर्कुलर मोशन कर रहा हो लेकिन उसके साथ लीनियर वेलोसिटी एसोसिएटेड होगी, और यहां पर लीनियर वेलोसिटी पाथ के टेंजेंशियल। ठीक है जी, ये बात। अब देखिए इसके अंदर कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं जो क्लॉक से रिलेटेड होते हैं, ये भी आपको पते रहने चाहिए कि सेकंड्स हैंड की एंगुलर वेलोसिटी क्या है, मिनट्स हैंड की एंगुलर वेलोसिटी क्या है। ठीक है जी। अब देखिए अपने को मालूम है ओमेगा इक्वल्स टू होता है 2 पाई अपॉन टी। अब एक बहुत अच्छी बात यहां पर यह है कि सेकंड्स हैंड, मिनट्स हैंड, आवर्स हैंड, इनका टाइम पीरियड फिक्स होता है, इनका टाइम पीरियड फिक्स होता है, यानी वन फुल रोटेशन का टाइम इनका फिक्स है। तो हम उसी से इनकी वैल्यूज निकालेंगे। सबसे पहले बात कर रहे हैं सेकंड्स हैंड। सेकंड्स हैंड की एंगुलर वेलोसिटी 2 पाई अपॉन, बताइए क्या ये 60 सेकंड में एक रेवोल्यूशन पूरा कर लेती है? पाई अपॉन 30 रेडियन पर सेकंड। मिनट्स हैंड, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन मिनट्स हैंड कितने टाइम में कंप्लीट करता है रेवोल्यूशन? 1 आवर। 1 आवर में करता है, 60 मिनट्स में। तो 60 मिनट्स में करता है तो कितने सेकंड हो गए? 60 × 60, क्या है पाई बटा 1800 रेडियन पर सेकेंड। आवर्स हैंड, बताइए आवर्स हैंड एक रेवोल्यूशन कितने टाइम में पूरी करती है? 12 आवर्स इंटू 3600, ये हो गया आपके पास 21600 रेडियन पर सेकंड। ठीक है जी। अब एक इसमें होता है अर्थ अबाउट ओन एक्सिस। अर्थ के ओन एक्सिस के अबाउट रोटेशन का एंगुलर वेलोसिटी हमसे पूछ रहा है। अर्थ एंगुलर वेलोसिटी अबाउट ओन एक्सिस, बताइए अर्थ एक रेवोल्यूशन 24 आवर्स में कंप्लीट करती है, 24 × 3600, तो पाई बटा ये कितना बन जाएगा? 43200 रेडियन पर सेकंड। ठीक है जी। ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं जो आपको पता रहनी चाहिए, इन पे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है भाई, सेकंड्स हैंड, मिनट्स हैंड, आवर्स हैंड। ठीक है जी, लिखो।
तो अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी अबाउट ओन एक्सिस 2 पाई अपॉन 24 आवर्स, वन रोटेशन 24 आवर्स में कंप्लीट करती है, तो 2 पाई अपॉन 24 इंटू 3600 पाई अपॉन 432.00 43,200 है ना, पाई अपॉन 43,200 रेडियन पर सेकेंड। हो गया, लिख लिया। अब इसमें भी वैसे ही क्वेश्चंस बनते हैं जैसे आपने काइनेमेटिक्स में देखे होंगे कि डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन होता है, वेलोसिटी पूछ रहे हैं, एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं, समझ रहे हो बात को। तो ठीक उसी तरह की आएंगी इक्वेशंस। तो अभी तो मैं सिंपल सिंपल इक्वेशन ले रहा हूं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे तब और बात करेंगे। लिखिए एक क्वेश्चन लिखिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन angular displacement time relation of a particle is given. Theta equals to 4t³ plus 2t square minus t plus 2 radian. Find its angular velocity at time t equals to 1 second. Find its angular velocity at time t equals to 1 second. देखिए आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन गिवन है, वेलोसिटी पूछ रहे हैं, तो क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएशन, वही इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी होगी ना, ओमेगा इक्वल्स टू डी थीटा बटे डी टी, तो कितना हो जाएगा ये 12t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 1। ओके, अब टाइम t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर हमें चाहिए, तो एक इंस्टेंट पर होगी ना, इसीलिए तो ये इंस्टेंटेनियस है। 12 t की वैल्यू 1 रख दी, 4 इंटू 1 माइनस 1, तो कितना बन गया ये 15 रेडियन पर सेकंड। ऐसी अगर वेलोसिटी टाइम रिलेशन हो, डिस्प्लेसमेंट लाना हो तो इंटीग्रेशन, उल्टा, ठीक है ना, रिवर्स। जैसे फॉर एग्जांपल लिखो, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल, angular velocity of a particle in circular motion is given. ठीक है, 3t स्क्वायर प्लस 2t रेडियन पर सेकेंड। फाइंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 1 सेकेंड, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 1 सेकेंड। हाँ जी, तो क्या थीटा इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ये वही है भाई, डिस्प्लेसमेंट चाहिए वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में, इंटीग्रेशन हो जाता है ना, 0 से 1 3t स्क्वायर प्लस 2t dt। ओके, 3t³ बाई 3 प्लस 2t स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, अपर लिमिट आएगी, लोअर तो आनी नहीं है। क्या ये 2 रेडियन हो गया, ठीक है। जैसे देखिए आपने काइनेमेटिक्स में पढ़ा है ना, रिलेटिव वेलोसिटी, एक पार्टिकल की दूसरे पार्टिकल के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी। सिमिलरली यहां पर भी आती है हमारी एंगुलर वेलोसिटी। यूं कहेंगे एक पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल के रेस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी बताओ, क्या बताओ यहां पे, एंगुलर वेलोसिटी। देखिए ये पार्टिकल ए है, ये पार्टिकल बी है, इन दोनों का सेपरेशन आर है।
this is the direction of velocity of particle A and this is the direction of velocity of particle B. मान लीजिए A की जो वेलोसिटी है वो A और B को मिलाने वाली लाइन से अल्फा एंगल बना रही है और B की जो वेलोसिटी है वो इस लाइन को A और B को मिलाने वाली जो लाइन है उससे बीटा एंगल बना रही है। अब आपसे कहेंगे फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू A, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू A। ओके, अब इसके लिए अपने को कल वो जो फॉर्मूला निकाला था ना लास्ट में, भाई अपने को वेलोसिटी दे रखी है और ओमेगा पूछ रहा है तो एक ही फार्मूला, v दे रखा है और ओमेगा पूछ रहे हैं तो एक ही फार्मूला, v इक्वल्स टू आर ओमेगा। तो आप यहां ओमेगा को लिखेंगे v बटे r। अब अपने को चाहिए ओमेगा रिलेटिव, क्या चाहिए? ओमेगा रिलेटिव। तो अब अपने को चाहिए v रिलेटिव, क्या चाहिए? v रिलेटिव। लेकिन v रिलेटिव कैसे लेना है वो मैं बता रहा हूं आपको। देखिए इधर, अगर मैं इसको वेलोसिटी को कंपोनेंट्स में तोड़ू तो va cos अल्फा और ये va sin अल्फा, सिमिलरली ये vb cos बीटा और ये, अब एक बात बताऊं मुझे, अगर मैं उन कंपोनेंट्स पे गौर करूं जो कि इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलोंग है, va cos अल्फा vb cos बीटा, ये दोनों इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलोंग है। ये दोनों वेलोसिटी के जो कंपोनेंट है वो केवल इनके बीच के सेपरेशन को चेंज करेंगे। भाई दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, अगर उसका ज्यादा है मैग्नीट्यूड तो सेपरेशन बढ़ जाए और कम है तो उसकी वेलोसिटी कम है तो सेपरेशन कम हो जाए, यानी पास आने लगेंगे। भाई यही होगा ना। तो वो कंपोनेंट जो दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलोंग है वो तो केवल इनके बीच के सेपरेशन को कम या ज्यादा से मतलब रखते हैं। लेकिन मुझे कम ज्यादा सेपरेशन से मतलब थोड़ी है, मुझे मतलब है रोटेशन से। किससे मतलब है? रोटेशन से। अब मुझे बताओ, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो रेडियस वेक्टर और वेलोसिटी में कितना एंगल होता है? वेलोसिटी हमेशा रेडियस वेक्टर के 90 डिग्री एंगल पर होती है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहां पर वेलोसिटी का वो कंपोनेंट देखना है जो इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर, क्योंकि यही यहां पर टर्निंग इफेक्ट दिखाएगा। ये थोड़ी दिखा रहे हैं टर्निंग इफेक्ट, मतलब इसके रेस्पेक्ट में थोड़ी देर के लिए ए को रेस्ट पर मान लो, तो बताओ ए के रेस्पेक्ट में बी अगर टर्न ले रहा है तो कौन सा कंपोनेंट टर्न ले लो? बीबी, यानी रोटेशन कौन करा रहा है? बीबी साइन बीटा। ओके, तो यहां पर इस फार्मूले में इस बात का ध्यान रखना, वी रिलेटिव लेना तो है, क्या लेना है? वी रिलेटिव, बट परपेंडिकुलर टू आर रिलेटिव। भाई आपने रिलेटिव मोशन पढ़ा होगा तो आपने बिना एक्सेलरेशन वाली इक्वेशंस को ऐसे ही लिखा होगा ना, बिना एक्सेलरेशन वाली इक्वेशंस को ये लिखा होगा ना, एस रिलेटिव इज द सेपरेशन बिटवीन देम। तो बस उस एस रिलेटिव को मैंने यहां पर आर रिलेटिव बोला है। क्या बोला है उसको? आर रिलेटिव। बस उसको मैंने यहां पर आर रिलेटिव बोला है। तो देखिए इधर, वी रिलेटिव परपेंडिकुलर टू आर रिलेटिव, क्योंकि सर्कुलर मोशन तो ये करवाएगा, सर्कुलर मोशन तो वेलोसिटी का वो कंपोनेंट करवाएगा जो दोनों को जोड़ने वाली लाइन के परपेंडिकुलर। भाई मेरे रेस्पेक्ट में उसकी एंगुलर वेलोसिटी देखूंगा तो वही तो वेलोसिटी लूंगा ना जो मेरे को उससे जोड़ने वाली लाइन के परपेंडिकुलर। अगर लाइन के अलोंग ले लिया तो उससे तो बस नजदीक आ रहा हूं मैं, टर्निंग थोड़ी हो रही। सुन रहे ना बात को? तो आपको तो वो कंपोनेंट लेना है, रिलेटिव वेलोसिटी वो लेनी है जो आर रिलेटिव के परपेंडिकुलर, बटे आर रिलेटिव, बटे आर रिलेटिव। ये फार्मूला अपने को अप्लाई करना है, ठीक है जी। और वी रिलेटेड निकालते टाइम वही कंसेप्ट लगेंगे जो रिलेटिव मोशन। बताओ अगर पार्टिकल सेम डायरेक्शन में हो तो बताइए यहां पर एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए कितनी आएगी? वीबी साइन बीटा माइनस वीए, सही है बात? आर रिलेटिव, यही है आर रिलेटिव। बस हो गया, खत्म। समझ में आएगा? तो याद रखिएगा, अगर दो पार्टिकल्स हैं और उनकी वेलोसिटीज आपको दे रखी हैं, फिर आपसे एंगुलर वेलोसिटी अगर पूछे रिलेटिव,
एक की एंगुलर वेलोसिटी दूसरे के रेस्पेक्ट में पूछे तो आपको दोनों को जोड़ने वाली लाइन के परपेंडिकुलर वेलोसिटी के कंपोनेंट लेने हैं, उनका रिलेटिव निकालना है। वो रिलेटिव बिल्कुल वैसे ही निकलेगा जैसे आपने रिलेटिव मोशन में पढ़ा। आगे बस कर लोगे क्या? सिंपल सा कंसेप्ट है, वो फार्मूला अप्लाई हुआ। अब जैसे इसमें तो क्या दोनों पार्टिकल चल रहे थे, कई बार एक रेस्ट पे भी रहता है तो सिर्फ एक कंपोनेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एक कंपोनेंट। ठीक है जी, लिखो इसको, लिखो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। लिखो, ये लिख दो एज इट इज। पर रिलेटिव डेफिनेशंस क्या देनी हो तो जानते हैं अपन। कहीं जरूरी स्टेटमेंट आएगा अपने आप लिखाऊं, ये तो अपनी परंपरा रही है। परंपरा, अनुशासन और प्रतिष्ठा, सही है बात। इधर नोट कर लो। दो महीने बाद केजीएफ की जगह NEET आ जाएगा। हाँ जी, हो गया, लिख लिया आपने। आपको तो बस रिलेटिव वेलोसिटी लेनी है जो दोनों को मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर, खत्म बात। बटे दोनों का सेपरेशन होगी एंगुलर वेलोसिटी। भाई वहां रिलेटिव वेलोसिटी में तो कई केसेस बनते हैं, यहाँ तो बस यही होता है, सिंपल केस। समझ रहे हो बात? भाई यही पूछेंगे आपसे, इससे अलावा कुछ नहीं पूछ रहे। ठीक है जी, हो गया ये। अब एक क्वेश्चन की फॉर्मेट में लिखें, एक और क्वेश्चन लिखें। हाँ, लिखो फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी, find angular velocity of B with respect to A in the given figure. वेलोसिटीज दे रखी हैं फिगर में, आपको केवल कौन से कंपोनेंट पे गौर करना है? परपेंडिकुलर। बताइए यहां पर जो परपेंडिकुलर का साइन वाला ही है ना भाई, 30 डिग्री तो जो आर रिलेटिव से बना हुआ है, तो 60 साइन 30 जो कि बन जाता है 30 मीटर पर सेकेंड। अब इसको लो कंपोनेंट में, बताइए ये कंपोनेंट क्या आएगा? 80 साइन 37। हाँ जी, साइन 37 3/5। क्या ये 48 मीटर पर सेकेंड हो गया? बोलो भाई। अब मैं क्या लिखूं? बी रिलेटिव। अगर पार्टिकल एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हो तो रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या उनके इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड्स सम के बराबर होता है? भाई यही दो तो केस चलते हैं। हाँ जी, तो अपने पास यहां पर आ गया ओमेगा रिलेटिव इक्वल्स टू, अब आपको ऐड करना पड़ेगा 48 प्लस 60, क्योंकि हम जानते हैं कि वेलोसिटी अगर एक दूसरे के अपोजिट होती है तो उस कंडीशन में
magnitude of relative velocity is equal to the sum of their individual velocity. 30 आएगा ना ये? मैं ये देख रहा किसका ध्यान है, मुझे बहुत खुशी है। ठीक है जी, 5 1 जा 5 5 5 जा 25 15.6 आ रहा भाई रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ठीक है भाई। चलो अगला क्वेश्चन, लिखो। A particle is moving, a particle is moving, a particle is moving in plus x direction, a particle is moving in plus x direction on straight line y equals to b, on straight line y equals to b, when position vector of the particle with respect to origin makes angle theta from x-axis, find its angular velocity with respect to origin. Speed of particle is v. अब क्वेश्चन की एक एक लाइन को फॉलो करो, जो पढ़ते जा रहे हो लिखते जाओ, अगर जरूरत पड़ रही है डायग्राम की बनाते जाओ। यही है क्वेश्चन की अप्रोच। अब इसमें ओरिजिन का भी नाम आ गया, सब कुछ नाम आ गए, तो आपको एक्सेसेस बनानी चाहिए भाई। मेरी नेक्स्ट सलाह तो यही है। y इक्वल्स टू b कैसी है ये स्ट्रेट लाइन? फोर्टी फाइव डिग्री। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है बेटा? y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो बेटा तेरे को खाली c नजर आ रहा है इसमें, mx तो है ही नहीं, इसका मतलब इसका स्लोप 0 है। ये तो इंटरसेप्ट है। जो बिना x वाली होती है, जो बिना x वाली टर्म होती है, वो तो इंटरसेप्ट ही होती है ना। तो ये देखो, और इंटरसेप्ट भी कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव इंटरसेप्ट हो गया, ये बी हो गया यहां से यहां तक। इंटरसेप्ट क्या होता है? ओरिजिन से कटिंग पॉइंट की डिस्टेंस। अगर प्लस है तो प्लस वाई एक्सिस कटिंग। अरे है यानी आप स्लोप 0 है, बताओ स्ट्रेट लाइन का स्लोप अगर 0 है तो क्या वो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी? लो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये y इक्वल्स टू बी। क्या ये? अब एक बात बताओ, ये रहा ओरिजिन। एक बात बोली उन्होंने एक लाइन में, पोजीशन वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, यानी ऑब्जर्वर कौन है? ओरिजिन। तो ओरिजिन से आप एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे टुवर्ड्स द पोजीशन ऑफ पार्टिकल। अब मुझे बताओ, पार्टिकल जैसे जैसे आगे बढ़ेगा पोजीशन वेक्टर भी टर्न होता रहेगा। अब मान लो जो क्वेश्चन में हमें दिया है, मैं कहता हूं उस टाइम पार्टिकल यहां पर, अब इसका पोजीशन वेक्टर लेना। ये पोजीशन वेक्टर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन ये कहता है व्हेन पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन मेक्स एंगल थीटा फ्रॉम एक्स एक्सिस। जैसा जैसा बोलता जा रहा है मैं वैसा वैसा लिखता जा रहा हूं। अगर आप क्वेश्चन की बात को फॉलो करते हुए चलोगे, बहुत जल्दी अप्रोच बनाओ क्वेश्चन, बहुत मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, खाली डायग्राम बनाना है इसमें। समझ गए बात? क्वेश्चन ने क्या कहा भाई, पहले तो स्ट्रेट लाइन पता रहे कि स्ट्रेट लाइन है कैसी। समझ में आ गई बात? mx वाली टर्म 0 है, इसका मतलब स्लोप 0 है।
और स्लोप जीरो होने का मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल, लेकिन इंटरसेप्ट है इसका, तो बी इज द इंटरसेप्ट, है कि नहीं? अब सुनिए, मैंने कहा पार्टिकल यहां पहुंच गया, इसकी स्पीड है v, इसका पोजीशन वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, ये इसका पोजीशन वेक्टर आर, ओके। अब इस टाइम पर ओरिजिन के रेस्पेक्ट में उसकी एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, तो अब आप मुझे बताइए एंगुलर वेलोसिटी कौन सी एंगुलर वेलोसिटी, रिलेटिव ही तो है ना, विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन है ना, रिलेटिव ही तो है, तो बताइए क्या करूं मैं इसका, कौन सा कंपोनेंट, किसके परपेंडिकुलर, आर रिलेटिव के, इस आर के परपेंडिकुलर लेना। तो इसके लिए क्या मैं इस लाइन को आगे बढ़ा दूं, ये एंगल थीटा है तो ये कंपोनेंट v cos थीटा, और ये कंपोनेंट, तो बताओ कौन सा कंपोनेंट उठाऊं, अब क्या लिखनी है मुझको, अरे बोलो ना, v रिलेटिव क्या लिखूं, v sin थीटा, वो तो रेस्ट पे, मैंने कहा था ना एक पार्टिकल रेस्ट पे भी होता है, तो कुछ नहीं, खत्म बात, एक ही कंपोनेंट आएगा, तो ये टर्निंग इफेक्ट दिखा रहा है ना ये। अब देखिए इधर बटे आर रिलेटिव कितना आएगा, आर, लेकिन क्वेश्चन ने मुझे आर थोड़ी दिया है, क्वेश्चन ने तो बी दिया है, अरे आर थोड़ी दिया है मेरे को, बी दिया है, तो बेटा आर को बी की टर्म्स में करना है, ये थीटा तो ये भी थीटा हो गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है? तो देखिए इधर साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन आइपोटेन्यूज, तो आर इक्वल्स टू बी बटे साइन थीटा, बस इतनी सी तो बात है, खत्म, बी बटे साइन, भाई इसमें बस आर निकालना था आपको ज्योमेट्री से, ठीक है जी, बी बटे बी साइन स्क्वायर थीटा। एक अच्छा क्वेश्चन आपके रेस में दिया हुआ है, मैंने यहाँ करा दिया इसको, आपका टाइम बचा लिया, ठीक है जी, मेंशन नॉट एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, आपने नोट कर लिया, एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से देखिए इधर, क्वेश्चन कहता है पार्टिकल v स्पीड से y इक्वल्स टू b स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है इन प्लस x डायरेक्शन। अब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हम जानते हैं वो तो होती है y इक्वल्स टू mx प्लस c, ये तो y इक्वल्स टू b दे रखी है, इसका मतलब इसका स्लोप जीरो है, और हमें मालूम है ग्राफ के अंदर ऐसी स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप जीरो होता है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, तो इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल चलेगी लाइन, लेकिन कहां से चलेगी भाई, इंटरसेप्ट तो है अपने पास, वो भी प्लस है, तो अपन ने प्लस वाई एक्सिस की कटिंग करी, ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी हो गई b, अब इस स्ट्रेट लाइन पर पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड v से चल रहा है, ठीक है। फिर क्वेश्चन कहता है जब इसका पोजीशन वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाए तब इसकी एंगुलर वेलोसिटी बताओ, तो हमने फौरन पोजीशन वेक्टर बनाया, थीटा एंगल दिया, अब हमें मालूम है रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी के लिए हमें चाहिए v रिलेटिव परपेंडिकुलर टू r रिलेटिव, तो देखिए इधर r के परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए हमें, तो हमने इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा दिया, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो वेलोसिटी को कंपोनेंट में लेती हमें तो केवल किसको क्या चाहिए, v साइन, तो v साइन थीटा बटे r रिलेटिव क्या है यहाँ r, लेकिन क्वेश्चन ने r नहीं दिया, क्वेश्चन ने तो b दिया, तो फिर हमने यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल की ज्योमेट्री से b निकाल लिया, सॉरी r निकाल लिया, b बटे साइन थीटा, ठीक है जी, समझ में आ गई? तो देखो इन तीनों क्वेश्चंस में इसी फार्मूले की एप्लीकेशन लगी है, अब तीन क्वेश्चन में तो समझ में आ गया होगा ना कैसे क्या करना, कर लोगे ना, हो जाएंगे, ठीक है जी, मिटा दूं, देखो इधर, सुनो, दो पार्टिकल हैं
कोसेंट्रिक सर्कल्स पे चल रहे हैं जो कि एक ही प्लेन में, दो पार्टिकल है कोसेंट्रिक सर्कल्स में है, ठीक है जी। दोनों कैसे हैं? कोसेंट्रिक। इसमें क्या हुआ जी? इधर देखो, दो पार्टिकल हैं, ये कोसेंट्रिक सर्कल्स में, यानी दोनों का सेंटर सेम है और एक ही प्लेन में है। अब हमारा ऑब्जर्वर यहां सेंटर पे है, ये ए पार्टिकल है, ये बी पार्टिकल है, दोनों सेम सेंस में रोटेशन कर रहे हैं, सेम सेंस में, यानी एक ही डायरेक्शन। इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओ बता रहा है, ओमेगा ए है, और इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बी है, ठीक है भाई। अब इनकी एंगुलर वेलोसिटी अलग अलग है। अच्छा एक बात ध्यान रखना, यहां कोई बाहर से कोई फोर्स नहीं है, ओमेगा कांस्टेंट, ठीक है। अब मैं कहता हूं एक ही एंगुलर स्पीड ज्यादा, एक ही एंगुलर स्पीड ज्यादा, तो होगा क्या? ये आगे निकल जाएगा, ये पीछे रह जाएगा, दोनों चक्कर काटते रहेंगे, इनके बीच का सेपरेशन बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, अल्टीमेटली एक टाइम ऐसा आएगा कि ये दोबारा साथ साथ, अब वो भले 10 चक्कर काट के मिले, 20 चक्कर काट के मिले, दोबारा मिले दोबारा। तो इसमें होता ही है कि जब ये दोबारा मिलते हैं तो जिसकी एंगुलर स्पीड ज्यादा होती है वो दूसरे वाले से एक चक्कर ज्यादा काटता, एक रेवोल्यूशन ज्यादा करता। जैसे मान लो इसने 10 चक्कर काटे तो ये 11 ही काटे, ये 11 चक्कर काटे, क्योंकि वापस मिलने का मतलब है एक ने दूसरे के रेस्पेक्ट में एक रेवोल्यूशन ज्यादा कर लिया। समझ रहे हो बात को? ऐसे ही अगर इसने 10 रेवोल्यूशन करें तो वो करेगा एक कम, 9। मतलब जिसकी एंगुलर स्पीड कम है वो एक चक्कर कम काटेगा, और जिसकी एंगुलर स्पीड ज्यादा है वो एक चक्कर ज्यादा काटेगा। तो पूछते हैं इसमें क्वेश्चन, फाइंड द टाइम टेकन बाय वन टू कंप्लीट वन मोर और वन लेस रेवोल्यूशन देन अनदर। ये क्वेश्चन आते हैं एक्चुअली सैटेलाइट्स में, ये ग्रेविटेशन में आते हैं क्वेश्चन। सैटेलाइट चल रहे हैं, जो छोटी ऑर्बिट के अंदर उस सैटेलाइट की स्पीड ज्यादा होती है, ठीक है जी। तो यहां पर यूं कहेंगे कि वापस कब मिलेंगे, कितने टाइम इंटरवल के बाद मिलेंगे। दूसरी बात, मेरे सामने मून है, थोड़ी देर के लिए सोचो कि वो सर्कुलर ऑर्बिट, थोड़ी देर के लिए मेरे सामने मून है, क्या मून हमारे सामने हमेशा ही बना रहता है क्या? अगर मैं अर्थ पे खड़ा हूं मेरे सामने रहेगा क्या हमेशा? नो, क्योंकि उसकी एंगुलर स्पीड अलग है और अर्थ के ओन एक्सिस पर रोटेशन की एंगुलर स्पीड अलग है। मैं भी घूम रहा हूं, वो भी चल रहा है, लेकिन उसकी स्पीड ज्यादा है, वो मेरे से आगे निकल जाएगा। मैं भी चक्कर काटता रहूंगा, वो भी चक्कर काटता रहेगा, अल्टीमेटली एक दिन वापस आएगा वो उसी पोजीशन। जैसे मून की बात करें तो उसको कहते हैं ल्यूनर मंथ, 27 डेज का होता है। तो इसको कहते हैं रीअपीयरेंस ऑफ सैटेलाइट विद रेस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर ऑन अर्थ। उसका टाइम इंटरवल भी अभी निकाल के बताऊं, सुन रहे बात? तो ये 3 क्वेश्चन होते हैं। फाइंड द टाइम टेकन बाय वन पार्टिकल with respect to another to complete one more or one less revolution। मैं क्यों बोल रहा हूं one more one less? क्योंकि क्वेश्चन तो किसी के लिए भी आ सकता है ना, जिसकी स्पीड कम है वो एक कम काटेगा, जिसकी स्पीड ज्यादा वो एक ज्यादा काटेगा। या टाइम इंटरवल टू मीट अगेन, या फिर रीअपीयरेंस ऑफ सैटेलाइट विद रेस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर ऑन आवर सरफेस, ठीक है ये बात। तो देखिए इधर इसके अंदर टाइम इंटरवल आपसे पूछा जाएगा, तो टाइम अपने को चाहिए, तो ये बनेगा 2 पाई अपॉन ओमेगा रिलेटिव, ठीक है। अब सेम सेंस में है ना ये, तो इनके मैग्नीट्यूड का डिफरेंस निकले, वही जैसे अपन वेलोसिटी में छोड़ रहे बात, सेम सेंस में है तो डिफरेंस निकलेगा। तो अपने को लिखना पड़ेगा ओमेगा ए माइनस ओमेगा। तो टी इक्वल टू, एक तो यही हो गया, अगर ओमेगा दे रखा हो डायरेक्ट हो जाएगा, और अगर आपको टाइम पीरियड दे रखे हैं इनके, जैसे सैटेलाइट के टाइम पीरियड दे देते हैं, तो उस कंडीशन में 2 पाई बटे टी ए माइनस 2 पाई बटे टी बी। अब 2 पाई तो कॉमन निकले कट जाएगा, एलसीएम हुआ कि टी ए टी बी बटे टी बी माइनस टी। एक तो ये फार्मूला, और अगर ओमेगा दे रखा है तो ये फार्मूला, ये काम आता है। अब जैसे अपोजिट सेंस में आ रहे हो तो प्लस आ जाएगा, ठीक है जी। ये भी एक कंसेप्ट है, ध्यान रखना। सर्कुलर मोशन में आया है, वैसे एप्लीकेशन इसकी सैटेलाइट्स में होती है, ठीक है जी, यानी ग्रेविटेशन। चलिए लिखिए, समझ में आ गई बात।
इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन तो रोटेशन में भी आ चुका है आपके नीट में। जैसे मान लो मैं एक डिस्क पे खड़ा हूं, अब मैं डिस्क पे चलना चालू कर दूं, तो बताओ मैं डिस्क के ऊपर एक चक्कर कितनी देर में पूरा करूं? ओमेगा ए भी मान लो दोनों के। अब मैं जब चलूंगा तो डिस्क मेरे पीछे नहीं, अपोजिट चले, मैं यूं जाऊंगा तो डिस्क यूं जाएगी। तो बताओ यहाँ क्या है? समझ गए बात? तो टाइम लगेगा 2 पाई अपॉन ओमेगा ए प्लस ओमेगा। ठीक है जी। अपोजिट सेंस अगर है तो प्लस हो जाए। ठीक है जी। लिखो, इफ टू पार्टिकल्स are moving on concentric circles in same plane. If two particles are moving on concentric circles in same plane, then time taken by one particle, to complete मैंने सेम सेंस बोल दिया क्या इसमें? चलो कोई बात। टाइम टेक सेम सेम सेंस बोला है क्या? नहीं, प्लेन सेम है, सेंस सेम थोड़ी बोला। चलो कोई बात। टू कंप्लीट वन वन मोर वन मोर और लेस वन मोर और वन लेस revolution, one more or one less revolution than another, if they are moving in same sense. If they are moving in same sense. ठीक है जी। अच्छा, इसी में लिख लो, नीचे लिखो, और टाइम इंटरवल टू मीट अगेन, और टाइम इंटरवल टू मीट अगेन, टाइम इंटरवल टू मीट अगेन। पता नहीं बंद कर दिया होगा, कलाकार हो बंद कर गया होगा। सेम ही टाइम होता है रीअपीयरेंस ऑफ ए सैटेलाइट विद रेस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर ऑन अर्थ। टाइम ऑफ रीअपीयरेंस ऑफ एन ऑब्जर्वर time interval of reappearance of a satellite, time interval of reappearance of a satellite, reappearance of satellite with respect to an observer on earth, with respect to an observer on earth, with respect to an observer on earth, with respect to an observer on earth। ठीक है जी। ओके। और यहां पर हमारे एंगुलर वेलोसिटी से रिलेटेड सारे कंटेंट कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है भाई, ये है एंगुलर वेलोसिटी। समझ में आ गई क्या? अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, एंगुलर एक्सेलरेशन। नेक्स्ट हेडिंग एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा।
अल्फा नाम दे दो इसको, अल्फा आ गया, अल्फा अल्फा सही है बात। लिखो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। भाई मुझे बताओ एक्सेलरेशन होता क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वही एनालॉजी है, समझ रहे हो बात। अब यहां पर जैसे एवरेज एक्सेलरेशन होता है तो नेट चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, सिमिलरली यहां पर होगा नेट चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। ओके, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बटे T2 माइनस T, ठीक है जी। एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, हाँ जी, इंस्टेंटेनियस आ जाए तो हाँ जी इंस्टेंटेनियस, तो क्या मैं कह सकता हूं एवरेज के अंदर, भाई इसको अपन डी ओमेगा अपॉन डी टी भी लिख सकते हैं ना, एक सॉरी डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी लिख सकते हैं ना, ये डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू डी ओमेगा बटा डी टी। मुझे बताइए वहां पर जो एक्सेलरेशन आता है इंस्टेंटेनियस, क्या वो डीवी बटा डी टी होता है? इंस्टेंटेनियस मतलब एट ए टाइम इंस्टेंट, वैसी की वैसी एनालॉजी देखिए, इसके फार्मूले भी वैसे निकलेंगे, देखना भी आप, डी ओमेगा बटा डी टी। ओके, क्या मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डबल डिफरेंशिएशन करके भी लिख सकता हूं? बताओ मुझे, एक्सेलरेशन डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर होता है कि नहीं होता? डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो सिमिलरली डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और अगर टाइम ना दे रखो, बी डीवी बाई डी एक्स, जानते हो ना, बी डीवी बाई डी एक्स, तो यहां हो जाएगा बेटा ओमेगा डी ओमेगा बटे डी थीटा, ठीक है जी। ये यहां पर एक्सेलरेशन के रिलेशंस, ठीक है जी। ये भी एक एक्सियल वेक्टर है, क्या ये? इसकी डायरेक्शन कैसे दी जाएगी? नहीं, राइट एंड थंब रूल के लिए केवल डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी, अल्फा नहीं दिया जाता। अल्फा को राइट एंड थंब रूल से नहीं निकालते। अल्फा की डायरेक्शन इस बात से डिसाइड होती है कि पार्टिकल स्पीड अप है कि स्पीड डाउन, बिल्कुल वैसे ही है जैसे अपन उसमें करते हैं ना। बताओ फोर्स और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में तो स्पीड अप है कि नहीं है? अगर फोर्स और वेलोसिटी अपोजिट है तो स्पीड डाउन है कि नहीं है? बस वही केस है बिल्कुल। देखो पार्टिकल ऐसे चल रहा है, ये ओमेगा हो गया। अगर मान लो मैं कहता हूं ओमेगा इज स्पीडिंग अप, अगर पार्टिकल स्पीड अप हो रहा है तो फोर्स और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन, तो वेलोसिटी की जगह कौन है? ओमेगा, और फोर्स की जगह यहाँ टॉर्क होता है, और वो टॉर्क वो अल्फा। भाई एक्सेलरेशन में तो लिख सकते हैं ना अपन, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। तो ये अल्फा, तो सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे भैया। अगर ओमेगा स्पीड अप है तो ओमेगा अल्फा सेम डायरेक्शन। और देखना भी इधर, पार्टिकल तो ऐसे ही घूम रहा है। अब तक जो कल डायग्राम बना रहा था उसमें पार्टिकल एक बार यूं घूम रहा था, एक बार उल्टा घूम रहा था, यहाँ दोनों सेम सेंस में देख लो। लेकिन यहां पर ये ओमेगा की डायरेक्शन तो यही रहेगी, लेकिन मैं कहता हूं ओमेगा स्पीड डाउन, तो अब अल्फा नीचे की तरफ रहेगा, एक्सियल रहेगा, एक्सियल, लेकिन उसकी डायरेक्शन अगर स्पीड डाउन है तो अपोजिट हो जाएगी। उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अपोजिट। हाँ जी, तो अल्फा को राइट हैंड थंब रूल से नहीं निकालोगे, अल्फा को निकालोगे इस बात से कि ओमेगा स्पीड अप है या स्पीड डाउन, ठीक है। और एक बात और, अगर अल्फा नहीं हो तो, अल्फा जीरो हो तो ओमेगा कांस्टेंट, अल्फा जीरो तो ओमेगा कांस्टेंट, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कल मैंने कहा था ओमेगा कांस्टेंट तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो ओमेगा कब कांस्टेंट होगा? जब अल्फा जीरो होगा।
ये सब कनेक्टेड है, ये सब। अगर अल्फा 0 तो ओमेगा कांस्टेंट, अगर ओमेगा कांस्टेंट तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है जी। इसकी यूनिट रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, डायमेंशनल फार्मूला m0 l0 t-2। ठीक है जी। अल्फा एक्सियल वेक्टर जरूर है, लेकिन उसकी डायरेक्शन अप होगी या डाउन होगी, इस बात पे डिपेंड करता है कि ओमेगा अल्फा या ओमेगा स्पीडिंग अप है या स्पीडिंग डाउन। अगर ओमेगा बढ़ रहा है, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, 2 रेडियन पर सेकंड, 5 रेडियन पर सेकंड, 10 रेडियन पर सेकंड, इसका मतलब अल्फा ओमेगा सेम डायरेक्शन। और अगर एंगुलर स्पीड कम होती जा रही है तो अपोजिट। भाई ओमेगा की डायरेक्शन तो आप राइट हैंड थंब रूल से निकाल लोगे अभी भी, चाहे ओमेगा स्पीड अप हो या स्पीड डाउन हो, उसकी डायरेक्शन तो राइट हैंड थंब रूल से निकलेगी। ओमेगा की तो वह अल्फा डिसाइड होगा कि ओमेगा स्पीड अप है या स्पीड डाउन। लिख दिया। अब वो बात जो मैंने बोली वो भी लिखो लास्ट में। एक बात बोली ना मैंने, लिखो लास्ट में। if alpha is equals to 0, if alpha equals to 0, then omega equals to constant. If alpha equals to 0, then omega equals to constant. UCM आगे लिख दोगे, UCM। ठीक है। अब सुनो गौर से, एक बात सुनना, ये है एंगुलर एक्सेलरेशन। और सर्कुलर मोशन में एक चीज और पूछते हैं, बहुत ज्यादा पूछते हैं, उसके क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, और वो होता है एक्सेलरेशन। क्या होता है? एक्सेलरेशन। वो अपने को पता रहना चाहिए उसकी पूरी कहानी, ताकि अपन गलत नहीं करें उसको। छोड़ रहे बात? ये तो है एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, और मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो है एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन, वो है ए, एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन, और ये है एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे, नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। पहले इसको नोट कर लेंगे, ये नोट कर लेना आपने। ये सारी बातें अच्छी तरह ध्यान रखना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी गलत नहीं होना चाहिए। सुन रहे हो बात? एक एक पॉइंट, एक एक बात क्लियर। आज हो गए? हो गया। अब लिखो एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन, और ब्रैकेट में लिखना वेक्टर ए। एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन, और ब्रैकेट में लिखना वेक्टर ए। देखो इधर देखिए, कल आपको याद है लास्ट में आखिर में जाते जाते, बिल्कुल आखिर में एक रिलेशन निकाला था, बी इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर। अब ये ओमेगा क्रॉस आर क्यों होता है, आर क्रॉस ओमेगा क्यों नहीं होता है, बताइए मैंने आपको। समझ तो आ गया ना पूरा? देखिए जब सर्कुलर मोशन होता है तो पार्टिकल की वेलोसिटी भी वेरिएबल होती है, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों में भी हो सकती है और डायरेक्शन में भी हो सकती है। ओमेगा भी, अगर अल्फा है तो ओमेगा भी वेरी कर सकता है, नहीं करेगा क्या? और आर तो वेरी करता है, डायरेक्शन तो बदलती है। ये तीनों वेरिएबल्स हैं, मैं इनका डिफरेंशिएशन करना चाहता हूं। तो मुझे बताइए, अगर दो वेरिएबल मल्टीप्लीकेशन में हो
तो क्या डिफरेंशिएशन u होता है, u डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v डिफरेंशिएशन ऑफ, जानते हो ना फार्मूला, मैं वैसे ही करूंगा इसका डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में, क्योंकि मुझे एक्सेलरेशन चाहिए, वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन dv बाटा dt। देखिए इधर डी ओमेगा बाटा dt क्रॉस r प्लस, देखिए क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन बहुत मैटर करती है, इसलिए अब मैं r का करूंगा लेकिन सीक्वेंस यही रहेगी, यानी ओमेगा यही आएगा क्रॉस dr बटा dt। ओके, ये बन गया एक्सेलरेशन। अब तुम इसको एक्सेलरेशन बोलो, नेट एक्सेलरेशन बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन आज तक एग्जाम में नेट एक्सेलरेशन यूज में लिया ही नहीं है वर्ड, तो सीधे बोलते हैं एक्सेलरेशन बताओ, वो कभी नहीं कहते नेट एक्सेलरेशन, वो तो सीधे बोलते हैं एक्सेलरेशन बताओ। फिर हम सोचते रहते हैं कौन सा एक्सेलरेशन आ गया, तो आप ध्यान रखना ये दो तरह के एक्सेलरेशन होते हैं। देखिए डी ओमेगा बटा डी टी अल्फा, अभी तो लिखा था ना, अल्फा क्रॉस आर, ओमेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, वेलोसिटी, सही है बात ये। तो ये जो अपने पास एक्सेलरेशन आता है इन सर्कुलर मोशन, ये दो तरह के एक्सेलरेशन का वेक्टर सम होता है, दो तरह के एक्सेलरेशन का। ये जो पहला एक्सेलरेशन है इसको कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और ये होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो अगर आपके सामने क्वेश्चन आए कि पार्टिकल इज इन सर्कुलर मोशन, पार्टिकल इज इन, व्हाट इज द एक्सेलरेशन, तो दिमाग में आना चाहिए टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल दोनों का रिजल्टेंट, यानी वेक्टर सम, दोनों का रिजल्टेंट माने वेक्टर सम। ये है हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ओके। ये है हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ओके, ठीक है। अब देखिए इधर मैं अलग से निकाल लेता हूं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को। हाँ जी, क्या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया अल्फा क्रॉस आर, आप चाहो तो ये लिख दो AT इक्वल्स टू अल्फा, ऐसे लिख सकते, आर अल्फा, अल्फा आर अल्फा, कुछ भी लिख दो, ठीक है जी। भाई मैग्नीट्यूड फॉर्म में तो कुछ भी लिखो ना, आर अल्फा अल्फा, ठीक है जी। ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो सुनिए, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होता है वो हमेशा सर्कल के टेंजेंशियल होता है। कैसे होता है? सर्कल के टेंजेंशियल। देखिए इधर ये सर्कल है, यूं चल रहा है, ये वेलोसिटी हो गई, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है, तो AT वेलोसिटी के या तो अलोंग हो जाता है या अपोजिट हो जाता है, दोनों कंडीशंस होती है, अलोंग भी हो सकता है अपोजिट, लेकिन रहेगा ये टेंजेंशियल। देखिए इधर ये वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन टेंजेंशियल। तो बताओ वेलोसिटी के अलोंग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया तो क्या करेगा इसको? स्पीड अप। अगर v स्पीड अप होगा तो ओमेगा भी अगर स्पीड अगर बढ़ रही है तो ओमेगा भी बढ़ेगा। ये लीजिए पार्टिकल यू चल रहा है तो ओमेगा भी बढ़ रहा है, स्पीड अप हो रहा है, ठीक है जी, स्पीड अप हो रहा है। तो बताओ अल्फा किधर होगा? ऊपर। देखो ये पहिया है साइकिल का, अब मैं उस पर ऐसे हाथ मारता हूं, उसको घुमाने के लिए ऐसे तिरछा ही हाथ चलेगा ना, हमारा जो हाथ है वो टेंजेंशियल चलेगा कि नहीं चलेगा? हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो टेंजेंशियल है या नहीं है? तो याद रखिए किसी भी बॉडी को अगर आपको उसका ओमेगा बढ़ाना है तो आपको फोर्स टेंजेंशियल लगाना पड़ेगा। कैसे लगाना पड़ेगा? टेंजेंशियल, ठीक है जी। ये टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है, तो मेरी बात सुनो, अगर फोर्स टेंजेंशियल है तो एक्सेलरेशन भी है टेंजेंशियल, और अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है तो ओमेगा स्पीड अप होगा और अल्फा आ जाएगा। और अगर ये नहीं हो AT, अगर AT 0 है तो अल्फा भी 0 है, तो ओमेगा कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो कहानी चालू होती है AT से। अगर मैं फोर्स नहीं लगाऊंगा तो ना अल्फा आ रहा ना ये बॉडी स्पीड अप हो रही, सही है बात? तो कहानी आती है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है तो अल्फा भी 0 है, तो ओमेगा कांस्टेंट है, मोशन क्या होगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या होगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है जी। आगे बस अब देखिए इधर
मैंने पहिए को बहुत घुमा लिया, बहुत घुमा लिया, अब मैं इसको रोकना चाहता हूं, बताओ क्या करूं? पार्टिकल तो इधर ही चल रहा है, व्हील तो इधर ही रोटेट हो रहा है, व्हील तो इधर ही रोटेट हो रहा है, मैं इसको रोकना चाहता हूं, बताओ वेलोसिटी तो ऐसी रहेगी कि नहीं रहेगी? बताओ, पार्टिकल इधर जा रहा तो वेलोसिटी ऐसी रहेगी ना। अब बताइए, मैं उसको रोकूंगा तो मैं ऐसे हाथ लगाऊंगा ना, हाथ लगा के रोकने की कोशिश करूंगा ना, तो मेरे हाथ और टायर के बीच में फ्रिक्शन आएगा, और फ्रिक्शन की डायरेक्शन उस वेलोसिटी के अपोजिट। तो बताइए अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किधर हो गया? अपोजिट। अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अपोजिट हो गया तो क्या स्पीड घटेगी? ओमेगा घटेगा। हाँ, तो अब बताओ अल्फा किधर है? नीचे, अल्फा की डायरेक्शन नीचे आ जाएगी, समझे? तो सारी कहानी होती है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है तो अल्फा है, अल्फा है तो बॉडी ओमेगा बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। कैसे स्पीड अप होगा, कैसे स्पीड डाउन, समझ में आएगी? तो बताओ बेसिकली टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का काम क्या है? स्पीड अप, स्पीड डाउन। तो याद रखिए, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का सर्कुलर मोशन में सिर्फ एक ही काम है, स्पीड चेंज करना। इसीलिए टेंजेंशियल एक्सल, देखो मेरी बात सुनो, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड हो गया कि नहीं हो गया? बताओ, बताओ रे। तो ये केवल स्पीड को चेंज करता है, केवल स्पीड को। तो अगर मैंने यूं लिखा है डी मॉड ऑफ वी बटे डी टी, इसको चेंज इन वेलोसिटी बोलोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बोलोगे, या रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड बोलोगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, क्योंकि मैंने मॉड लगा रखा। यही हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। मैक्सिमम इसी से वास्ता पड़ेगा तो कभी कभार ही काम आएगा, ये काम आता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सिर्फ स्पीड बदलता है, ये पार्टिकल की डायरेक्शन को नहीं बदलता। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अगर ना भी हो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अगर जीरो हो, तो भी बॉडी सर्कुलर मोशन कर सकती है, लेकिन फिर वो रहेगी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। किसमें रहेगी? वो बॉडी रहेगी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। समझ में आया? बैठा क्या भेजे में ये बात? तो ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ठीक है जी? तो लिखिए, फिर वो पॉइंट भी आपको लिखने हैं, नोट करिए। वो तो आगे जाके जैसे टॉर्क वार्क की इक्वेशन है ना, वहां काम आती है चीजें। या फिर यूं आ जाएंगी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दे दिया, रेडियस दे दी, पूछ रहे हैं अल्फा बताओ, वो तो कर लोगे ना। ए दे दिया, आर दे दिया, अल्फा पूछ रहे, वो तो कर लोगे ना बेटा। आर दे दिया, अल्फा दे दिया, ये पूछ लिया, वो तो बता दोगे ना बेटा। अल्फा दे दिया, आर दे दिया और ए भी दे दिया, अब ठीक है। हाँ जी, लिख दिया। तो बताओ सर्कुलर मोशन जब होता है तो जो एक्सेलरेशन होता है, क्या वो सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल का वेक्टर सम होता है? अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा टेंजेंट के अलोंग होती है, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन में भी हो सकती है और अपोजिट में। अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन में है तो स्पीड अप होगा, अपोजिट है तो स्पीड डाउन होगा।
तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का काम केवल बॉडी को स्पीड अप या स्पीड डाउन करना। हो गया। अब इसमें नीचे एक लाइन लिखना, 80 only changes हाँ जी लिखिए, लिखिए 80 only changes the speed of the particle, 80 only changes the speed of particle, only changes the speed of particle, not the direction, not the direction। ठीक है, अब नीचे लिखो, if 80 equals to 0, if 80 equals to 0, then alpha equals to 0, 80 equals to 0, then alpha equals to 0 and omega equals to constant, and omega equals to constant। इसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा, ये बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि गलत नहीं हो। सुन रहे हो बात? आगे बात समझ में? तो बताओ, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का काम केवल बॉडी को स्पीड अप या स्पीड डाउन। ठीक है जी, ये डायरेक्शन चेंज में कोई रोल प्ले नहीं करता। नेक्स्ट आता है हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। लिखो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। देखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, वो तो अपने को पता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस वी। ये देखो, मेरी बात सुनो, किसी भी पार्टिकल की नेचुरल फिनोमिनल टेंडेंसी होती है टू मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर हम किसी पार्टिकल को फेंके तो स्ट्रेट लाइन पे जाएगा, उसकी इच्छा ये होती। अब स्ट्रेट लाइन पे जाने का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, ना तो वो स्पीड अप होना चाहता, ना स्पीड डाउन, और ना डायरेक्शन चेंज, सीधा चलता है। हम किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करें तो उसकी खुद की इच्छा ये होती है कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चले, यानी स्ट्रेट लाइन पे चले विद कांस्टेंट स्पीड। लेकिन रास्ते में मिल जाते हैं फोर्स, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक, ये फोर्स मिल जाते हैं। ये फोर्स क्या करते हैं, अगर डायरेक्शन में आ गए तो स्पीड अप कर देंगे, अपोजिट आ गए स्पीड डाउन कर देंगे, और किसी एंगल पर आ गए तो डायरेक्शन चेंज, और 90 डिग्री पर आ गए तो डायरेक्शन चेंज। समझ रहे बात को? तो इसका मतलब ये है कि पार्टिकल तो बेचारा स्ट्रेट लाइन पे जाना चाहता है,
लेकिन अगर हम उसको सर्कल पे लाना चाहते हैं, मतलब वेलोसिटी चेंज करना चाहते हैं, तो हमें उसकी इच्छा के खिलाफ जाना पड़ेगा, और इच्छा के खिलाफ जाने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा। बिना फोर्स के पॉसिबल नहीं है, बिना फोर्स के पॉसिबल नहीं है। पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करना बिना फोर्स के पॉसिबल नहीं है। जैसे प्रोजेक्टाइल है, ग्रेविटी डायरेक्शन बदल देती, लेकिन वहां ग्रेविटी फोर्स क्या है, कांस्टेंट है, वो हमेशा डाउनवर्ड से, इसलिए उसका पाथ बनता है पैराबोला। लेकिन अगर ऐसी कंडीशंस हो कि फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, जैसे यहां पर डायरेक्शन बदली तो फोर्स भी बदल गया, फोर्स ने भी अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। पार्टिकल यहां पहुंचा, ये वेलोसिटी है, तो फोर्स भी यूं हो गया। यानी अगर पार्टिकल की वेलोसिटी के साथ साथ फोर्स भी अपनी डायरेक्शन बदलनी चालू कर दे, तो पार्टिकल का पाथ सर्कल हो, जैसे मैग्नेटिक फील्ड में होता है। जैसी वेलोसिटी बदलती है ना, तो फोर्स भी बदल जाता है, वो भी अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेते। समझ गए बात? तो बताइए, घूमता है पार्टिकल, घुमाने वाला चाहिए। ये है, ये हमारा है सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन? और इसके करस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो याद रखिए, ठीक है हाँ जी, तो याद रखिएगा, पार्टिकल को अगर घुमाना है, सर्कल में रखना है, तो आपको फोर्स चाहिए जो हमेशा परपेंडिकुलर हो, जो वेलोसिटी बदलती खुद भी बदल जाए। ठीक है जी, ये इसका नाम है, इस फोर्स का नाम तो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, और इसके करस्पॉन्डिंग जो एक्सेलरेशन होता है वो सेंट्रीपिटल। तो इसलिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा रेडियली इनवर्ड्स, रेडियली इनवर्ड्स टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, अब इसके मैग्नीट्यूड लेना चाहता हूं मैं, देखिए इधर ओमेगा वी, ओमेगा वी आर लिख सकते हैं भाई, वी बटे आर लिख सकते हैं ओमेगा, ये बन जाता है वी स्क्वायर बटे आर। ऐसे ही वी की जगह लिख सकते हैं ओमेगा आर, ये बन जाता है ओमेगा स्क्वायर आर। तो इसकी सबसे पॉपुलर फॉर्मेट होती है वी स्क्वायर बाई आर और ओमेगा स्क्वायर आर, ये आपके ग्रेविटेशन में खूब आई है, और ओमेगा वी। ठीक है जी, ये इसकी फॉर्मेट्स होती हैं। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नाम आते दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए, वी स्क्वायर बाई आर, वी स्क्वायर बाई आर और ओमेगा स्क्वायर आर। और इसका सिर्फ एक ही काम है, डायरेक्शन को चेंज, और कोई काम नहीं है। देखिए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कभी भी स्पीड अप स्पीड डाउन नहीं करता पार्टिकल, ये केवल डायरेक्शन चेंज, इसका केवल एक ही काम है, ये डायरेक्शन को कंटिन्यूअसली चेंज करता है, इसके अलावा कोई काम नहीं है इसका। अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 0 हो जाए तो पार्टिकल टेंजेंशियल निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी इच्छा ही यही थी। पार्टिकल की नेचुरल फिनोमिनल टेंडेंसी क्या थी? टू मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, टू मूव विथ, जब अपन बोल देते हैं बेटा कांस्टेंट वेलोसिटी, तो ऑटोमेटिक स्ट्रेट लाइन हो जाता है उसका। इसीलिए क्या होता है, जैसी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 0 हुआ, पार्टिकल सीधा निकल जाए, तो आजाद हो गया वो आजाद पंछी हो गया। सही है बात? वो सीधा उड़ जाएगा, सीधा का सीधा। समझ गए ना बात को? तो ये है बात हमारी यहाँ पर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का काम है पार्टिकल के डायरेक्शन को कॉन्टिन्यूअसली चेंज करना। बताओ, ये अगर मान लो 80 0 है, ओमेगा कांस्टेंट है, 80 0 है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कांस्टेंट की वेरिएबल, डायरेक्शन चेंज हो रही है। भाई साहब इधर देखिए, डायरेक्शन कॉन्टिन्यूअसली चेंज हो रही है। तो याद रखना, यूसीएम हो या नॉन यूसीएम हो, दोनों में वेरिएबल है। नॉन यूसीएम में तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों में वेरिएबल है, लेकिन यूसीएम में डायरेक्शन में वेरिएबल है। ठीक है जी, ठीक है, आगे बात समझ में, ये ध्यान रखिएगा, इसका काम केवल एक है, ये कांस्टेंट की वेरिएबल है। अगर यूसीएम हो तो ये कांस्टेंट की वेरिएबल, डायरेक्शन में तो वेरिएबल है। इसीलिए देखिए, अगर सर्कुलर मोशन है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो ना हो, ये तो होना जरूरी है। इसीलिए सर्कुलर मोशन हमेशा एक्सेलरेटेड मोशन होता है, सर्कुलर मोशन हमेशा
क्योंकि उसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रेजेंट होता है। लिखिए, दे आप उसकी डायरेक्शन भी बता देता हूं मैं आपको, वैसे तो बता दी उसमें। फिर एक बार देखिए इधर, ये पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, ये ओमेगा हो गया, ये रेडियस वेक्टर हो गया, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रेडियस वेक्टर के जस्ट अपोजिट होता है। रेडियस वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। आर वेक्टर और एसी वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। लिखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, पहले ये लिख लीजिए, फिर इसके पॉइंट्स भी आपको लिखने हैं। लिख दिया? लिखो अब इसमें एरो मार्क करके लिखो। आज हो गया, लिख लिया? लिखो, इट इज नेसेसरी, इट इज नेसेसरी फॉर सर्कुलर मोशन, it is necessary for circular motion because it changes the direction of velocity, because it changes the direction of velocity, direction of velocity। अब अगली लाइन लिखें, अगली लाइन लिखो, it only changes the direction not speed, it only changes the direction not speed। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, मतलब वेलोसिटी को चेंज करता है, उसके मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करता। वेलोसिटी को तो कर देगा चेंज, लेकिन उसके मैग्नीट्यूड, स्पीड को नहीं चेंज कर सकता, डायरेक्शन चेंज करता है बस खाली। ठीक है जी, नेक्स्ट लिखिए, इट इज वेरिएबल इन डायरेक्शन, इट इज वेरिएबल इन डायरेक्शन, डायरेक्शन बदलती जाएगी ना इसकी, घूमता जा रहा है ना, देखो ना, डायरेक्शन बदलती जा रही है। ठीक है, इट इज वेरिएबल इन डायरेक्शन, सो इट इज वेरिएबल वेक्टर बोथ इन यूसीएम और नॉन यूसीएम, so it is variable vector in both UCM and non-UCM, both UCM and non-UCM। अब नीचे एक लाइन लिखो, but in UCM magnitude of AC remains constant, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, डायरेक्शन नहीं। अब है ना, आपको एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं ना, तो ढंग से पढ़ के जवाब देना है। जैसे देखो, मुझसे यूं कहे कि पार्टिकल 20 रेडियन पर सेकंड की एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, ये बोला 20 रेडियन पर सेकंड, फिर कहेंगे एक्सेलरेशन बताओ, तो सुनो, वहां यूं नहीं कहेगा सेंट्रीपिटल है, अपने को पहचानना है। अगर ओमेगा कांस्टेंट है 20 रेडियन पर सेकंड से, ओमेगा कांस्टेंट, तो इसका मतलब अल्फा जीरो, अल्फा जीरो तो 80 जीरो, तो बचा कौन? ओमेगा स्क्वायर। ये ऐसे अपने फील आना चाहिए अंदर से।
एक पार्टिकल है वो 1200 आरपीएम से घूम रहा है, वो दिमाग में स्ट्राइक हो जाए 1200 आरपीएम, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट, अल्फा जीरो एटी जीरो, केवल कौन है, एसी, ऐसे। तो आपको पहचानना है, और अगर आपको कहीं दिख जाए, अंदाजा लग जाए कि वेरिएबल है एटीबी, मतलब 80% है, तो फिर आपको वेक्टर समझते। देखिए इधर, अब इसकी न्यूमेरिकल अप्रोच, ये देखिए सेंटर है, रेडियली इनवर्ट्स कौन सा एक्सेलरेशन है, एसी, टेंजेंशियल कौन सा है, एटी। ये है अब इनकी पिक्चर, और इन दोनों का रिजल्टेंट है ये ए वेक्टर जो अपन ने निकाला है, लिखा था ना ये। अब जो ए वेक्टर है वो एटी और एसी का वेक्टर सम है। बताओ एटी और एसी में कितना एंगल है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट एटी का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर, कॉस 90 जीरो, टू ए बी कॉस थीटा जीरो हो जाएगा ना। अब इसके फार्मूले बनेंगे, एटी आपको जनरली यही दे रखा होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड निकालनी पड़ेगी आपको, और नहीं तो अल्फा आर से निकालना। मैं मान के चल रहा हूं स्पीड दे रखी है तो वी स्क्वायर बटे आर का होल स्क्वायर, इसे स्क्वायर पे स्क्वायर है, ध्यान रखना, ठीक है जी। ये बात अब आपसे कई बार इसके अंदर एंगल वगैरह भी पूछ लेते हैं, जैसे मान लो मैंने रेडियस से एंगल बना लिया थीटा, रेडियस एंगल बना लिया थीटा, तो आपसे थीटा पूछ लेंगे। या कई बार क्या होता है, देखो एक चीज और, कई बार ये थीटा देते हैं और ए देते हैं, सीधे दे देते हैं, फिर आपसे कहते हैं टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बताओ, तो आप कंपोनेंट में ले लेना इसको फौरन, ए कॉस थीटा, तो एटी इक्वल टू ए साइन थीटा, एसी इक्वल टू ए कॉस थीटा, ठीक है जी। अच्छा ये एंगल जरूरी नहीं इधर से हो, टेंजेंट से भी हो सकता है, तो देख लेना। अब देखिए कई बार ये थीटा भी पूछते हैं, ए नहीं देते, थीटा पूछते हैं, ये एटी है, ये ए सी है, ये ए है, ये एंगल थीटा है, मैं इसको पैरेलली डिस्प्लेस करके ला सकता हूँ कि, तो बताइए टेन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए टी बाई ए सी, तो थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स ए टी बाटा ए सी। इसको लिखिए फिर अपन न्यूमेरिकल पे आते हैं। हो गया। अब ये कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चंस में, उसकी एप्लीकेशन बता रहा हूं मैं, ठीक है। अब क्वेश्चन की एप्लीकेशंस लिखिए,
बोलो. A particle is moving. A particle is moving on a circle. A particle is moving on a circle of radius 2 meter. Particle is moving on a circle of radius 2 meter with a speed v equals to 40 meter per second. With a speed 40 meter per second. Find magnitude of its acceleration. Find magnitude of its acceleration and angle made by acceleration from radius. Angle made by acceleration from radius at this instant. At this instant. ऐसा इसलिए बोल रहा हूं एट दिस इंस्टेंट क्योंकि टाइम चेंज होगा तो एटी चेंज हो रहा है ना, थीटा भी तो बदलेगा, नहीं बदलेगा. अब कैसे करेंगे पहले तो ये बताओ. पहले आपको चेक करना है एटी है या नहीं. एटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड. तो आप क्या करोगे बेटा, यही क्वेश्चन देंगे तुम्हें. सबसे पहले एटी निकाल लो, डिफरेंशिएशन करो, डी बटा डी टी 4t. कितना हो गया ये? 4. बिल्कुल प्रेजेंट है वो ये. अब एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना भाई. 80 तो प्रेजेंट निकला भैया. अब एसी भी निकालो इसी इंस्टेंट पर. टाइम टी इक्वल्स टू 1 सेकंड पे चाहिए, तो टाइम टी इक्वल्स टू 1 सेकंड में स्पीड कितनी होगी? 4. इसमें नहीं लिखा गया तो नहीं बोला तो था मैंने. एट टी इक्वल्स टू 1 सेकंड. इंस्टेंट को काट के लिख दो एट टी इक्वल्स टू 1 सेकंड. मैंने सोचा पहले 1 सेकंड बोल दिया इसलिए मैंने बोला था ना एट दिस इंस्टेंट. चल कोई बात नहीं. ऑनलाइन वालों तुम भी उसको टिक कर लेना. एट दिस इंस्टेंट को काट के लिखना टाइम टी इक्वल्स टू 1 सेकंड, और तुमने लिख लिया होगा. हाँ जी हो गया टी इक्वल्स टू 1 सेकंड. अब बेटा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्योंकि स्पीड आपको दे रखी है तो v स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर बटे 2, 8 हो गए मीटर पर सेकंड. अब बेटा ये सीधा फार्मूला लगेगा ना. ये मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन आपने निकाला 4 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर. 4 4 16, 8 8 64, 16 बाहर चला गया. 16 पंजे 80, 4 √5 हो गया नहीं. मीटर पर सेकंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड. याद रखना एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं निकाल रहे. और tan थीटा अगर रेडियस से एंगल तो कितना हो जाएगा? 80 बटा AC. अच्छा अगर टेंजेंट से होता तो AC बटा 80, AC बटा 80 हो जाता है ना. तो अभी तो 80 बटा AC है. 80 कितना है? 4 बटे 8. तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स हाफ. ठीक है. चले क्वेश्चन तो लिख लो. लिखो. A particle is moving on a circle. A particle is moving on a circle of radius small r. A particle is moving on a circle of radius small r. Its centripetal acceleration at time t. Its centripetal acceleration at time t is centripetal acceleration at time t is AC equals to k square r t square. AC equals to k square r t square, where k is a constant. Where k is constant. ठीक है. Find point number 1. Find
पॉइंट नंबर वन, स्पीड टाइम रिलेशन, स्पीड टाइम रिलेशन, स्पीड टाइम रिलेशन. Point number 2, tangential acceleration. Point number 2, tangential acceleration. Point number 3, magnitude of acceleration. Magnitude of acceleration. Point number 3. Point number 4, angle made by acceleration. Angle made by acceleration from radius. देखो मेरी बात सुनो, ये है ना बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है भैया. ये सर्कुलर मोशन का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है. इसमें हमेशा फील रखना. सुन लो इधर, जब भी आपको स्पीड चाहिए ना, क्या चाहिए? एसी को तोड़ देना v²/r में. इसके ताले की चाबी एसी के फार्मूले में है. अगर आपने एसी की जगह लिख दिया v²/r तो खुल गया ताला. समझे? ये सर्कुलर का एक स्टैंडर्ड एग्जांपल है. तो v = krt. ये लो, पहला आंसर आ गया. बाकी भी आ जाएंगे, हो जाएगा ना झटपट. मेन चीज यही है. इसमें कई बार क्या होता है, यही इक्वेशन देते हैं. कई बार है ना काइनेटिक एनर्जी भी पूछते हैं. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देके क्या पूछते हैं? काइनेटिक एनर्जी. तो एसी को तोड़ना v²/r में, अपने आप आ जाएगा हाफ एम v². हाफ एम से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डिफरेंशिएशन कर दो इसका kr, और नेट एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड √kr का होल स्क्वायर प्लस k² RT² का होल स्क्वायर. ये दोनों स्क्वायर हो गए ना, तो kr तो बाहर आ गया है ना. 1 + k² T⁴. ठीक है जी. और थीटा अपने को चाहिए tan इनवर्स 80. 80 kr है ना, AC k² RT². ठीक है, कर लोगे इसको. अब आज है ना घर जाके आपको क्वेश्चन लगाने स्टार्ट करने हैं. आज से क्वेश्चन चालू. इसका बिगिनर बॉक्स 1 पूरा करना है. और एक बात सुनो, इसके बिगिनर बॉक्स 1 में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सर्कुलर के भी हैं और काइनेमेटिक्स है ना जो आप पढ़ रहे हो ना 1D, उसके भी हैं उसमें. तो उनको उन्हीं के कंसेप्ट से सॉल्व करना और अपने क्वेश्चन अपने साथ. तो कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं उसके अंदर. ठीक है ना. तो बिगिनर बॉक्स 1 कंप्लीट. बिगिनर बॉक्स 1 कंप्लीट. मॉड्यूल 2 इसके बाद बिगिनर बॉक्स 1 कंप्लीट. सर्कुलर है ना, पेज नंबर 48 पर है. एक्सरसाइज 1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6, क्वेश्चन नंबर 1 से 6, देन 8 से लेके 8 से लेके 21 तक. ठीक है ना, 21 तक, 23, 24 एंड 26. ठीक है जी. सेकंड एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2, 5, 2, 5, फिर उसके बाद 13, 14, ओके, और 19. ये कर लेना भैया, जो डाउट हो लिया ना कल. ठीक है ना. ओके, हैव अ नाइस टाइम.